सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय एकता और युवा नेतृत्व सम्मेलन का आयोजन किया गया, यानी कि नेशनल यूनिटी और यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया। ऑप्शन ए है गुवाहाटी, ऑप्शन बी ईटानगर, ऑप्शन सी शिलोंग और ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि ईटानगर में इसका आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया, ईटानगर कहाँ पर है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो ईटानगर जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। और इस सम्मेलन का जो थीम था वो थीम है विकसित युवा विकसित भारत। और इसका उद्घाटन किसने किया, वहाँ के जो राज्यपाल हैं केटी पटनायक, इन्होंने क्या किया, इसका उद्घाटन किया। और ये कौन से क्रम का था, ये 26वां सम्मेलन था। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके निर्माण में योगदान देने के लिए इस सम्मेलन का आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 1500 लोगों ने एक साथ किस वाद्य यंत्र को बजा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन ग्वालियर मध्य प्रदेश 1500 people created a Guinness World Record by playing which musical instrument together? ऑप्शन ए है हारमोनियम, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी गिटार, ऑप्शन डी ढोलक। तो इसका सही जवाब जो है तबला। 1500 लोगों ने एक साथ तबला बजा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश को सब लोग जानते हैं कि वो संगीत की एक नगरी है। तो यहाँ पर तबला का एक साथ वादन किया और यहाँ 25 दिसंबर को कि तबला दिवस के रूप में भी ये मनाया जाएगा। जैसे कि राष्ट्र में 25 दिसंबर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ग्वालियर ने इसको किसके रूप में, तबला दिवस के रूप में मनाने का घोषणा की। ठीक है, ये जो है तबला दरबार का उत्सव भी यहाँ पर आयोजित किया गया। ये संगीत की नगरी हम जानते हैं ग्वालियर है। तो ये इससे संबंधित क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने ई जागृति पोर्टल लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए है सामाजिक और अधिकारिता, जो न्याय अधिकारिता विभाग है उसने, महिला बाल विकास कल्याण विभाग ने, केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने, या फिर परिवहन मंत्रालय ने। विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ई जागृति पोर्टल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय। ठीक है, तो इसने क्या किया है, ई जागृति पोर्टल को लॉन्च किया है। चलिए जानते हैं कुछ इसके बारे में फैक्ट्स। केंद्रीय उपभोक्ता जो मामलों के मंत्री जो कौन है, पीयूष गोयल है। इन्होंने ई जागृति पोर्टल को लॉन्च किया है। इन्होंने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 2.0 भी जारी की गई। तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ई जागृति पोर्टल सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार किसको दिया गया, यानी कि बेस्ट मेल में और बेस्ट फीमेल में ये अवार्डेड बेस्ट मेल बेस्ट फीमेल एथलीट। तो ये किस जोड़ी को दिया गया है, ये पैरा है। दीपक पूनिया, ज्योति सुरेखा, ओजस देवताले, अदिति स्वामी, सुमित अंतिल, शीतल देवी, या सौरव घोषाल, किरण बिश्नोई। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी जो है सुमित अंतिल, शीतल देवी को बेस्ट मेल और फीमेल का ये अवार्ड दिया गया है। सुमित अंतिल कौन है, ये एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं और 2021 में इनको खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। शीतल देवी कौन है, ये एक तीरंदाज हैं। इनको अर्जुन पुरस्कार 2023 के लिए भी चुना गया है। तो ये जानने योग्य महत्वपूर्ण बातें हैं। अब जो ये जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये किसको दिया गया है, तैराक मुरलीकांत पेटकर को दिया गया है। इन्होंने 1972 पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। सर्वश्रेष्ठ अगर कोच की बात करें तो पैरा बैडमिंटन कोच कौन थे, गौरव खन्ना को इनको दिया सर्वश्रेष्ठ कोच का। और इंडियन ब्लाइंड जो चेस टीम है शतरंज की है, उनको मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ऑप्शंस हैं हीरालाल सामरिया, विनय एम तोनसे,
अनीस शाह और प्रमोद अग्रवाल। तो इसका सही जवाब है प्रमोद अग्रवाल। ये हम सब जानते हैं, हीरालाल सामरिया जो चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए, विनय एम तोनसे ये एसबीआई के एमडी नियुक्त हुए, अनीस शाह फिक्की के अध्यक्ष नियुक्त हुए, और ये प्रमोद अग्रवाल है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई और ये एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गुवाहाटी में संपन्न राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल, ये सब इसमें पुरस्कार हुए। तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शंस हैं चिराग शेट्टी, एच.एस. प्रणय, मिथुन मंजुनाथ और चिराग सेन। तो इसका सही जवाब जो है ये है ऑप्शन डी, यानी कि चिराग सेन ने पुरुष एकल का खिताब जीता। प्रतियोगिता कहाँ पर संपन्न हुई? गुवाहाटी में। कौन सी? राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? चिराग सेन ने जीता। अब और जानकारी देख लेते हैं किस किसने क्या जीता। तो ये राष्ट्रीय जो बैडमिंटन चैंपियनशिप थी इसका 85वां संस्करण था, यानी कि एडिशन जो था इसका 85वां था, 85 था। पुरुष एकल का खिताब चिराग सेन ने किसको हराया? तरुण एम को हरा करके ये खिताब जीता। महिला एकल का खिताब अनमोल खरब ने, ये किसको हराया? तन्वी शर्मा को हराया इन्होंने। पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? पृथ्वीराज और सूरज गोला ने। और महिला युगल का पुरस्कार प्रिया देवी, ये कोंजेंग बाम और श्रुति मिश्रा ने। तो ये सब हमने देख लिया, चिराग सेन, अनमोल खरब, पृथ्वीराज, सूरज गोला, ये युगल की बात है। और ये जो महिला युगल में प्रिया देवी और श्रुति मिश्रा को ये अवार्ड दिया गया है। और ये चैंपियनशिप का आयोजन कौन करता है ये पता है? ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। इसको जो अध्यक्ष हैं ये हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, यानी कि जो ये असम के मुख्यमंत्री हैं यही हैं इसके अध्यक्ष। ठीक है, तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बैडमिंटन से जुड़ी कुछ ट्रॉफियाँ ये इम्पोर्टेंट हैं, आप एक बार इस पर नज़र बना लीजिए। अमृत दीवान कप, सुधीर मन कप, रहमतुल्ला कप, थॉमस कप पुरुष के लिए और उबेर कप महिला के लिए, नारंग कप और चड्डा कप, ये इम्पोर्टेंट है। उबेर और थॉमस तो पक्का याद रख लीजिए, ये पुरुष के लिए और ये महिला के लिए। तो ये बैडमिंटन से जुड़ी कुछ ट्रॉफियाँ थी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच की बैठक जनवरी 2024 में कहाँ आयोजित होगी? यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी मीटिंग जनवरी 2024 में होगी। जनवरी 2024 में कहाँ पर आयोजित होगी? वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, स्विट्ज़रलैंड और रोम में। तो इसका सही जवाब जो है ये है स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड के दावोस में ये क्या होगी? संपन्न होगी ये बैठक। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में। जिनेवा में कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड है ये जिनेवा। ठीक है, तो इसकी जो अभी जो बैठक होने वाली है ये यहीं पे होगी। कौन इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, हरदीप सिंह पुरी, श्री अश्विनी वैष्णव जो हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो प्रतिनिधि मंडल वो भी इसमें शामिल होगा। तो पहली बार किसी राज्य मंडल को इसमें शामिल किया गया है। ये ये उत्तर प्रदेश वाला भी बिल्कुल ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल भी यहाँ पर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक जनवरी में होगी, जनवरी 2024 में स्विट्ज़रलैंड के दावोस में जो होगी उसमें उत्तर प्रदेश का भी एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस वैश्विक संगठन के द्वारा प्रोजेक्ट प्रयास शुरू किया गया, यानी कि लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए WHO, यूनिसेफ, IMO और UNO। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन, यानी कि जो माइग्रेशन वाले जो है ये ऑर्गेनाइजेशन, माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें प्रयास ये लॉन्च किया गया है। अब देख लीजिए इस जो प्रवासन संगठन की है इंटरनेशनल माइग्रेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना कब हुई? 1951 में हुई। ये भी इसका भी जिनेवा में ही हेडक्वार्टर है, जैसे कि WEF का हमने देखा। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? क्योंकि जो भी लेबर है, जो छात्र हैं, उनको क्या है एक सुरक्षित और व्यवस्थित क्या प्रवासन यानी कि माइग्रेशन प्रदान करना है। ये सब उसके लिए सुविधा इसमें करी गई है इस प्रयास पोर्टल में।
ठीक है। तो वही है इसका उद्देश्य। अगर देखोगे तो जो प्रवासी श्रमिक हैं यानी छात्र जो भी माइग्रेट करते हैं, जो लेबर है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन की सुविधा प्रदान करना है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की जो स्थापना 1951 में हुई थी, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, उसने ये पोर्टल जारी किया है। ये भारत के साथ देख लीजिए किस किस के साथ जॉइंट कोलैबोरेशन है, किसके बीच में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन प्लस इंडिया का कौन सा है, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। तो ये दोनों ने मिलकर के पोर्टल को जारी किया है। कौन सा देश वर्ष 2027 से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म योजना शुरू करेगा, यानी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म स्कीम फ्रॉम 2027 से। ये इसका पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है? ऑप्शन है रूस, अमेरिका, चीन और ब्रिटेन। तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन यानी कि यूके। ये क्या करेगा, ये जो भी है, जैसे मान लो कि इसके साथ जो देश व्यापार करते हैं, जो अदर जो कंट्री इसके यहाँ पर जो आयात होगा, ये क्या करेगा, उन पर कार्बन टैक्स लगाएगा। यानी जिन चीज़ों का उत्पादन हम जो हरित इंजन, जो ग्रीन जो फ्यूल है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, उनसे नहीं करते हैं, कितना हम कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं किसी चीज़ के उत्पादन में, तो वो उस हिसाब से कार्बन टैक्स उस कैलकुलेट करके उन चीज़ों पर लगाएगा। तो जैसे हम यहाँ से कोई चीज़ निर्यात कर रहे हैं, तो हमने किन चीज़ों का उत्पादन उस समय किया और उससे कितना कार्बन उत्सर्जन हुआ, तो वो अपने वहाँ पर कार्बन टैक्स लगाएगा। क्योंकि हम तो अगर हमारी तुलना दूसरे देशों से, विकसित देशों से करी जाए, तो वो ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। तो हमारे जो यहाँ से निर्यात होगा, तो हम यहाँ जो भी निर्यात करेंगे, तो वो वहाँ का जो कार्बन टैक्स है उसके बराबर ही हमें पे करना पड़ेगा। तो हमारा निर्यात एक तरह से प्रभावित होगा। तो भारत ने इस चीज़ का विरोध किया है, क्योंकि यूके की जो ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है, ये शुरू करने की जैसे ही बात हुई, भारत ने जो WTO में है इसकी शिकायत करी है। तो इस योजना के तहत लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम, उर्वरक और सीमेंट पर कार्बन टैक्स लगाएगा। तो ये चीज़ें हैं लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम, उर्वरक, फर्टिलाइज़र और सीमेंट पर। तो भारत ने WTO में इसकी शिकायत कर दी है। क्यों? क्योंकि अन्य देशों के स्टील और सिरेमिक जैसे कार्बन जो उत्पादों को यूके में उत्पादित उत्पादों के समान ही कार्बन कीमत का सामना करना पड़ेगा। यानी कि हमारे यहाँ पर जो हम निर्यात करेंगे, वो वहाँ पर यूके के बराबर ही हमें जो कार्बन टैक्स उसको देना पड़ेगा, चाहे हमने कम वो किया हो, उत्पादन के दौरान जो उत्सर्जन है कार्बन का कम किया हो, लेकिन उसके बराबर ही हमें वहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए इसका विरोध हो रहा है। हाल ही में भारत के किस हवाई अड्डे को सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए लखनऊ, जयपुर, मुंबई, बेंगलोर। तो इसका सही जवाब है बेंगलोर। बेंगलोर जो ये हवाई अड्डा, इसका नाम है केम्पेगौड़ा। तो इस अड्डे को किसको मिला है? विच एयरपोर्ट रिसेंटली रिसीव्ड द अवार्ड ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बेंगलोर को। बेंगलोर का एक टर्मिनल T2 है, उसको ये अवार्ड, उसकी सुंदरता के लिए ये अवार्ड दिया गया है। बेंगलोर हवाई अड्डे का नाम है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस अड्डे के टर्मिनल 2 को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक के रूप में सम्मानित किया। कौन दिया ये पुरस्कार? यूनेस्को ने ये पुरस्कार दिया। और ये पुरस्कार का नाम क्या है? वर्ल्ड स्पेशल अवार्ड फॉर इंटीरियर जो होता है उससे सम्मानित किया गया। यह भारत का पहला अड्डा है जिसे ये अवार्ड दिया गया। हाल ही में कहाँ पर देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो वेयर वाज द कंट्रीज फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी सेंटर इनॉग्रेटेड रिसेंटली? ऑप्शन ए दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चंडीगढ़। तो इसका सही जवाब है चंडीगढ़। तो इसका जो उद्घाटन था वो अमित शाह जो हैं केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, साइबर जो सिक्योरिटी सेंटर है इसका। और इस केंद्र को सेन कॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। अब साइबर जो ये इसमें क्राइम्स में क्या क्या आते हैं? डेटा हैकिंग, फिशिंग मेल, OTP धोखाधड़ी यानी OTP से संबंधित कोई, और मोबाइल धोखाधड़ी, ये सेक्सटॉर्शन, ये सब साइबर क्राइम में ही आते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह है, इन्होंने साइबर सिक्योरिटी जो सेंटर है चंडीगढ़ में इसका क्या किया है? इसका उद्घाटन किया है और इसे सेनपोस के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में किसके द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा रिपोर्ट जारी की?
यानी कि ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा फॉर ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी किसने रिलीज़ किया? तो इसका ऑप्शंस हैं वित्त आयोग, नीति आयोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और UNFCCC। तो इसका सही जवाब है नीति आयोग। तो नीति आयोग ने क्या किया है? हरित यानी कि ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा ये वैश्विक ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये जारी किया है। तो नीति आयोग ने इसको जारी किया है। नीति आयोग की स्थापना हम जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल करके पहले योजना आयोग हुआ करता था, फिर नीति आयोग इसका नाम कर दिया गया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अभी जो उपाध्यक्ष हैं वो सुमन के बेरी हैं। सुमन के बेरी इसके अभी उपाध्यक्ष हैं। तो ये रिपोर्ट जो है केंद्रीय जलवायु परिवर्तन मंत्री परिवर्तन जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी ने इसको क्या किया है? जारी किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया की कौन सी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? WHO ने कौन सी वैक्सीन को मंजूरी दी है जो मलेरिया के इलाज में काम आएगी? तो इसके ऑप्शंस हैं R22, R23 मैट्रिक्स एम, R21, R25। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ये R21 जो है इसको क्या मिली है? मंजूरी मिली है WHO की तरफ से मलेरिया के उपचार के लिए। तो ये फर्स्ट जो ये वैक्सीन दी जाएगी किसको दी जाएगी? जो अफ्रीकी देश है घाना उसमें दी जाएगी ये, और अफ्रीकी देश घाना को दी जाएगी। किसने इसको विकसित किया? सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर के इसको क्या किया है? विकसित किया है। हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हानसोंग 18 का सफल परीक्षण किया है? तो सक्सेसफुली टेस्टेड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हानसोंग 18, यानी कि जो हानसोंग 18 है इसका किसने सक्सेसफुली इसको क्या किया है? टेस्टेड किया है। तो ऑप्शन ए चाइना, यूक्रेन, इजराइल और उत्तर कोरिया। तो इसका सही जवाब जो है ये है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने क्या किया है? इसको टेस्ट किया है। वैसे तो वो करता ही रहता है, साला अपने जन्मदिन पर भी क्या कर देता है? वो फायर कर देता है, किम जोंग उन जो है। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसमें हानसोंग 18 की मारक क्षमता 15,000 किलोमीटर तक, एंड जो इंटरकॉन्टिनेंटल है इसकी जो रेंज है वो 15,000 किलोमीटर तक है। 3 चरण वाली है। हम जानते हैं कि जैसे ये मिसाइल है तो इसमें ये 3 चरण हो गए। ऊपर जो होता है ये होता है पेलोड, और नीचे जो क्या है ये फ्यूल भरा हुआ होता है। तो 3 चरण में इसे ठोस ईंधन वाली ICBM ये क्या है? मिसाइल है। तो ये हानसोंग 18 जानना है किसकी है? उत्तर कोरिया ने इसका सफल परीक्षण किया है। हाल ही में डॉक्टर वी मोहन गिरी का निधन हो गया। ये महिला है एक, इनके बारे में कौन सा कथन गलत है? रिसेंटली डॉक्टर वी मोहन गिरी पास्ड अवे, विच स्टेटमेंट अबाउट हिम नहीं आएगा, अबाउट हर इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये हर है, ये गलती से हिम हो गया, हर इज रॉन्ग। तो वो राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही। वह देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर वी गिरी की पत्नी थी। तो ये पहला ऑप्शन तो सही है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर वी गिरी की पत्नी थी, ये भी बिल्कुल सही है। इन्होंने केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड यानी कि जो सोशल वेलफेयर बोर्ड है उसकी अध्यक्ष रही, ये भी रही। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उसे पद्म भूषण से सम्मानित उन्हें किया। तो उन्हें 2009 में नहीं किया, उन्हें 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो ये जो 4th ऑप्शन है ये गलत है, बाकी इनके बारे में सब चीज़ें सही हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संसद भवन परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस बल को सौंपी गई है? तो संसद भवन ने अभी हमें पता है कि 13 दिसंबर को जो संसद हमला हुआ था उसी के दिन कुछ अज्ञात लोगों ने वहां पर जाकर उत्पात मचाया और संसद सुरक्षा में चूक हुई। तो पहले क्या करता था, इस संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस के पास थी, दिल्ली पुलिस के पास। अभी किसको दिया है? ये ऑप्शन है CISF को दिया है, BSF को दिया है, SSB को दिया है, या फिर किसको दिया है? CRPF को दिया है। तो इसका सही जवाब है ये जो ऑप्शन ए है, CISF। CISF को संसद की जिम्मेवारी सौंप दी गई है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी। अभी तक संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के हाथों में थी
और सीआईएसएफ के अगर गठन की बात करें तो 1969 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। सीआईएसएफ भी उसी के अधीन है, बीएसएफ भी उसी के अधीन है, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। आर्म्ड फोर्सेज जो होती हैं ये आर्म्ड फोर्सेज जो राष्ट्रपति के जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का होता है। ठीक है, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन ये सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ ये सब इनके गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं। हाल ही में कोरोना की किस नए वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? तो विच न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट? तो इसका ऑप्शंस हैं JN 1.0, JN 1.5, JN 2.0 और JN 2.5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए JN 1.0। तो 1.0 यानी कि JN 1 बोल दो उसको सीधा, JN 1 इसको क्या किया है? वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। ये कोरोना का वेरिएंट है लेकिन इसका इलाज इजीली हो रहा है। ये पहला मामला इसका केरल में आया था और ये जो एक कोरोना का ओमिक्रॉन आया था ना BA.2.86 वाला, उसी का ये एक क्या है, उसी की एक सीरीज़ है। ठीक है, तो ये है JN 1.0, ये कोरोना का एक वेरिएंट है। हाल ही में अनुराग ठाकुर द्वारा कौन से कौन से क्रम के यानी कि सीक्वेंस का ऑर्डर कौन सा है, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया? तो 5वें, छठे, 7वें, 8वें। तो ये छठे क्रम के खेल थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। ये चेन्नई में होने हैं। तो 6th क्रम के ये गेमों का उद्घाटन क्या कर दिया है? अनुराग ठाकुर जी ने कर दिया। शुभंकर भी लॉन्च कर दिया है। तो शुभंकर जो है वीरा मंगई वेलु नचियार को ये शुभंकर नियुक्त किया है। ठीक है, तो तमिल लोग उन्हें वीर मंगई के नाम से जानते हैं। तो छठे युवा गेम जो हैं इनका उद्घाटन कर दिया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन कर दिया है। तो खेलो इंडिया पहले जो स्कूल गेम्स से जिनकी शुरुआत हुई थी 2018 में, 2019 में उनको युवा गेम्स नाम दिया गया। 5 बार हो चुके हैं, छठी बार ये हो रहे हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी होते हैं, यूनिवर्सिटी गेम भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं इसके बारे में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। शुभंकर मैंने बता ही दिया। अब सिर्फ एक लाइन में, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन ही यानी कि 24 दिसंबर के दिन ही, आज का दिन तो नहीं है, आज तो डेट अलग है, ये तो 24 तारीख की बात कर रहे हैं हम। हाल ही में जो 2-4 दिन में रही, तो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित हुआ और 2000 से ये मनाया जा रहा है। अब बात करते हैं सुशासन दिवस की। ये 25 दिसंबर को माननीय जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2014 से ये मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री जो चौधरी चरण सिंह जी थे उनकी जन्म जयंती के ऊपर ये मनाया जाता है। उनका जन्म हापुड़ में हुआ था और 2001 से इसे मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डी गुकेश ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब जीत लिया है। तो ये 8 खिलाड़ियों का शतरंज टूर्नामेंट है और डी गुकेश ने किन को हराया? हमवतन पेंटाला हरिकृष्णा को हराया। हमवतन मतलब अपने देश के पेंटाला हरिकृष्णा को क्या किया है, इन्होंने हराया है। हाल ही में बैंकॉक में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के तहत नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो रिसेंटली द नेवल चीफ्स कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन बैंकॉक अंडर द इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। तो ये कहां पर आयोजित ये किया गया? बैंकॉक में आयोजित किया गया। क्या? हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के तहत नौसेना प्रमुखों का जो सम्मेलन था वो कहाँ पर आयोजित किया गया? बैंकॉक में, थाईलैंड में आयोजित किया गया। और 2025 की मेज़बानी कहाँ पर करी जाएगी? भारत में। 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी। अब कुछ बुक्स के बारे में देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद के द्वारा इंडियाज़ मोमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशन अराउंड द वर्ल्ड पुस्तक लॉन्च की। किसके द्वारा ये लिखी गई? मोहन कुमार जी के द्वारा। क्या लिखा गया इसमें? रूस यूक्रेन संघर्ष, व्यापार से लेकर जलवायु और युद्ध शांति। हार्पर कॉलिंस के द्वारा ये प्रकाशित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट बुक थी, हाल ही चर्चा में है। अगली एक और बुक है ए डेमोक्रेसी इन द रिट्रीट रीविजिटिंग द एंड्स ऑफ पावर। पुस्तक का विमोचन ये केंद्रीय मंत्री जो हैं अश्विनी कुमार के द्वारा इनका क्या किया गया है? लेखन किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बुक थी।
हाल ही में केंद्रीय युवा मामले खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित सस्पेंड कर दिया है। तो ये सिर्फ एक जानकारी थी। इस कुश्ती महासंघ की स्थापना क्या है, 1958 में की गई। हाल ही में वीटा दानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी है। वीटा दानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस वाले में महासंघ में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी। वीटा दानी का नाम याद रखना, टेनिस से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय यही है, इसकी स्थापना भी 1926 में हुई टेबल टेनिस की। स्विट्जरलैंड के लॉजेन में इनका क्या है, मुख्यालय है। मोवेट ने हाल ही में एआई और डाटा श्रेणी में बिजनेस में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। अब मोवेट क्या होता है, मोवेट है एक लीडिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर है ये। इन्होंने क्या एआई और डाटा श्रेणी में बिजनेस का बेस्ट अवार्ड जीत लिया है। तो ये सिंगल लाइन क्वेश्चन थे। हाल ही में क्रॉम्पटन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार क्या है, एक वार्षिक कार्यक्रम है जो ऊर्जा के संरक्षण में असाधारण जो योगदान जो लोग देते हैं ऊर्जा संरक्षण में, उनको, जैसे क्रॉम्पटन हम जानते हैं ना कि एलईडी वेलईडी भी आती हैं इसकी। तो इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991 में। नासा और आईबीएम ने मिलकर watsongs.ai नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल विकसित किया। ये मौसम की सटीक पूर्वानुमान लगाने वाला एक उपकरण है। तो इसको याद रखना है, वाटसोनिक्स AIC। ये मतलब पूछा जा सकता है किस किस ने विकसित किया है, तो नासा और IBM ने मिलकर के विकसित किया है। हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में एक बैक्टीरिया का नाम पेंटोइया टैगोरी रखा गया है। ये झरिया कोयला जो खदानें हैं उनकी मिट्टी में पाया गया, और झरिया कोयला खदान कहाँ पर है, झारखंड में है। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितनी सूचना चाहिए थी, जितनी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सब कवर कर दी गई है। आपका अगर वीडियो आपको अच्छा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।